हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लासेज में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी हमारे सिलेबस में था वो हमने पढ़ लिया है। आज से हम इस चैप्टर का सेकंड भाग यानी कि अपवर्तन पार्ट, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन को हमने पढ़ लिया। आज से हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन होता क्यों, क्या है, होता क्यों है, होता क्या है, होता क्यों है और इसके नियम क्या क्या है। आज की क्लास में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, देखिए ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है जिसको हमने माध्यम एक कहा और इसको माध्यम दो कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण इस माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करे, प्रकाश के परावर्तन जब हुआ तब प्रकाश का परावर्तन जो है वो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई थी प्रकाश किरण। ठीक है, ये तो क्या था, परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो इस प्रकाश किरण को, ये देखिए ये इसका अभिलंब है, दोनों इसका क्या है, अभिलंब। इसको जाना चाहिए था इधर बिल्कुल सीधा, लेकिन या तो ये इधर आ जाएगी या इधर आ जाएगी, मतलब कि ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विचलित। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस माध्यम को जो पृथक करने वाली, माध्यम एक को माध्यम दो से अलग करने वाली जो सतह है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है, माध्यम एक को माध्यम दो से अलग करने वाली जो सतह है, उससे क्या हो जाएगी, उस सतह पर अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। या तो ये इधर आ जाएगी या इधर चली जाएगी, जबकि इसको जाना किस साइड था, इस साइड। ठीक है, यही घटना जो है, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है पानी में तिरछी रखी पेंसिल का टूटा दिखाई देना। ठीक है, जब पानी के अंदर हम पेंसिल रखते हैं इस प्रकार से तिरछी, तो जो डूबा हुआ हिस्सा है वहां से इस प्रकार से लगती है कि ये पेंसिल जो है वो टूट गई है या मुड़ चुकी है। ठीक है, तो ये जो घटना है, या पानी के अंदर रखा हुआ जो सिक्का है उस सिक्के का अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी कौन सी घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ठीक है, अपवर्तन की परिभाषा क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये तो रही इसकी परिभाषा। अब अपन कांच के स्लेब से अपवर्तन की व्याख्या करते हैं।
तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम एक कांच का आयताकार एक स्लैब चित्र में बना लेते हैं। इसको नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। देखिए यहाँ पर कोई माध्यम है, उस माध्यम में से एक प्रकाश किरण आई और इस सतह पर टकराई। इस माध्यम के लिए ये है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, इसको हमने बोला है अभिलंब। ठीक है, इसको हमने कहा आपतित किरण। क्या कहा? आपतित किरण। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये तो है विरल माध्यम और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, वो जान लीजिए। यहाँ पर विरल माध्यम में जो है वो कण दूर दूर होते हैं। कण कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। और सघन में जो है, सघन में कण जो है वो कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं। अब यहाँ पर जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश जब कर रही है तो एक बात ध्यान रखना अपवर्तन में कि जब माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसको जाना तो इधर चाहिए था, ये दिशा होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसको अभिलंब की ओर झुक गई है और ये किधर गई? इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से देखने पर ये मुड़ी हुई दिखती है। ठीक है, ये घटना कौन सी है? अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? अपवर्तन की। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये अभिलंब का कार्य कर रहा है, ये इसके लिए आपतित किरण है। अब यहाँ पर वापस से कौन सा माध्यम है भाई? विरल माध्यम। जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी, सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। अभिलंब से दूर चली, इसको जाना तो इस साइड था लेकिन अभिलंब से कहाँ गई है? दूर। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा सघन से विरल माध्यम की ओर गमन करती है या प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि भाई अपवर्तन हुआ क्यों? अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण। तो देखिए हमने देखा कि भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हुई। अपने मार्ग से क्या हुई? विचलित हुई या तो अभिलंब की ओर झुकी या अभिलंब से दूर गई। इसका कारण क्या है? तो कारण है दोनों माध्यमों में प्रकाश का जो वेग है वो क्या है? अलग अलग। ठीक है, माध्यम एक में क्या था? कण दूर दूर थे। कण दूर दूर थे तो प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट कम थी या नहीं थी? कम थी या नहीं थी, जिसके कारण उसका वेग जो था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही कांच के अंदर प्रवेश किया वहाँ कण क्या थे? पास पास थे। मतलब माध्यम कौन सा था? सघन। कण पास पास थे तो प्रकाश के मार्ग में रुकावट, प्रकाश के मार्ग में क्या हुई? रुकावट हुई और प्रकाश का वेग क्या हो गया? कम। और वेग में परिवर्तन के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। इस वेग में परिवर्तन के कारण कौन सी घटना हुई? अपवर्तन की घटना घटित हुई। तो कारण क्या है? दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग जो है वो क्या होता है? अलग अलग या सभी माध्यमों में एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। लेकिन जैसे ही किसी माध्यम में जल में प्रवेश करता है या प्रकाश जो है इस कांच के अंदर प्रवेश करता है या किसी अन्य हीरे वगैरह के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ उसका वेग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या कौन सी घटना घटित होती है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। बात क्लियर? अभी अपवर्तन को हमने पढ़ लिया भाई कि ये
PQ प्रकाश किरण है और इसको PQ बोला, यहाँ पर इसको बोल देते हैं QR और ये RS दिशा में गतिशील। वापस से अपन कांच के स्लैब पर आते हैं तो PQ दिशा में कोई प्रकाश किरण आई और QR दिशा में वो चली गई, ठीक है, और वो फिर RS दिशा में वापस से क्या हुई, अपवर्तित हुई। तो इस प्रकार से हमने अपवर्तन की व्याख्या की कि विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक गई और सघन से विरल में प्रवेश की तो अभिलंब से दूर हट गई। अब अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं अपन, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का नियम, पहला ही नियम क्या है, पहला ही नियम यह है कि आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों ही कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए, इस आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ में बनाया हुआ कोण कहलाता है आपतन कोण, एंगल I, तथा इस अपवर्तित किरण द्वारा इस अभिलंब के साथ में बनाया हुआ कोण एंगल R, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तो अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन R, इन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिरांक होता है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यही क्या है, स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात जो है वो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है जो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो ये रही अपवर्तनांक की बात और अपवर्तन के नियम भी हमने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं अपवर्तनांक की एक और परिभाषा। अपवर्तनांक की जो परिभाषा है वो एक तो स्नेल के नियम से हमने अभी पढ़ा, एक और परिभाषा ये है कि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग मतलब कि अपवर्तनांक का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो है अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग अभी मैंने बताया आपको कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम c से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक को अगर अपन म्यू से लिखें तो c, और ये माध्यम में प्रकाश का वेग कितना, v। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। c हमको पता है, वो v हमको दे देगा सवालों में, और हम अपवर्तनांक उस पदार्थ का निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब सबसे कम अपवर्तनांक जो है, सबसे कम अपवर्तनांक वो किसका होता है, वायु का। किसका होता है, वायु का होता है। और कितना होता है, ये होता है 1.0003। कितना होता है, 1.0003। जो जल का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1.33, और हीरे का जो अपवर्तनांक है, हीरा, इसका होता है 2.42। ये कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक है।
तो आज की क्लास में हमने अपवर्तन का कारण, कांच के स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम और अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।